जो बकरियों का दुम्बों का कारोबार है या जानवरों का जो कारोबार है, छोटे जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ, इसका फ्यूचर कभी ख़त्म नहीं होगा इस बिज़नेस का, क्योंकि जब से दुनिया कायम है, ये कायम है, गोश्त हर बंदा इस्तेमाल करता है। तो ये एक ऐसा काम नहीं है कि ये कोई सीजनल काम है, ये चलता है और चलता ही रहेगा, हम हो या ना हो। बकरियों को पालना जो है ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अंबिया कराम ने बकरियाँ चराई है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने रूफ टॉप पे, छत पे आप फार्मिंग कर सकते हैं। भाई 100 एनिमल है, 100 जानवर हैं और इनके ऊपर जो डेली का खर्चा है वो ज़ीरो है, 100% ज़ीरो है। और ये मैं साबित करके बता सकता हूँ, आप इस वीडियो में देखें। आसिम भाई फार्म तो आपने काफ़ी माशाल्लाह कवर किए हैं, लेकिन पाकिस्तान का पहला जदीद रियल टाइम में जो जदीद फार्म है, मॉडर्न फार्म है, जिसमें प्लास्टिक फ्लोरिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का वाहिद फार्म है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिम फैज़, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में और यहां पे आपको पाकिस्तान का एक जदीद किस्म का गोट फार्म जो है वो विजिट करवाया जाएगा। मेरे साथ इस फार्म के ऑनर जो है वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये फार्म कैसे बनाया, कैसे इनको रन कर रहे हैं, मटेरियल के बारे में, स्ट्रक्चर किस तरह का है, तमाम तर मालूमात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाजरीन को अपना तारफ़ करवाइएगा। साजिद ज़मान नाम है मेरा और अभी जो हम जिस जगह पे मौजूद है ये सुदरा रोड, तरलाई, इस्लामाबाद में हमारा फार्म लोकेटेड है। और कमर्शियल लेवल पे जदीद जो फार्मिंग है, मॉडर्न जो फार्मिंग है, प्लास्टिक एलिवेटेड शेड के साथ, वो हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया फ़र्स्ट टाइम। और हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान में जो भी लोग फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे या घरों में शौक़ कर रहे हैं या कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, उसको जिद्दत की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाए। तो हमारी इस चीज़ की भी कोशिश भी है और इसी पे हमारा फोकस भी और इसी पे हम काम भी कर रहे हैं बेसिकली। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि शेड तो अच्छी बहुत सारे मैंने भी देखे हैं, लेकिन आपके शेड में जो सबसे यूनिक चीज़ लगी वो तो एक इसकी हाइट और दूसरा आपने लकड़ी के फट्टों की जगह पे प्लास्टिक यूज़ किया है। ये क्या चीज़ है, ये पहले नाज़रीन को बताइएगा। असल में देखिए, हाइट तो जो भी लोग एलिवेटेड शेड बनाते हैं, चाहे वो लकड़ी के पट्टे के साथ बना रहे या प्लास्टिक फ्लोरिंग के साथ बना रहे हैं, जी जी, हाइट मिनिमम 5 फुट लाजमी देनी चाहिए। कुछ लोग देते हैं 3 फुट हाइट, कुछ 4 फुट हाइट, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो 5 फुट हाइट। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक रिसर्च हुई है, उसमें ये कुछ जहरीली गैसेस ऐसी हैं जो 5 फुट हाइट तक नहीं पहुंच सकती, मैक्सिमम 3 फुट तक आ सकती है, 4 फुट तक वो आ सकती है, 5 फुट तक वो जहरीली गैसेस नहीं आती। एक तो इसमें सबसे बड़ी वजह जहरीली गैसेस को कवर करना, हाइट की मैं बात बता रहा हूँ जी जी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके नीचे हम आराम से सफाई कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी, अगर ये 5 फुट हाइट पे है तो हम इसके नीचे आराम से सफाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो डिफरेंस इसमें और लकड़ी के पट्टों में क्या है, देखिए जो लोग लकड़ी के पट्टे लगा रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इसके साथ फार्मिंग की है, उन्हें आइडिया है सही से, स्पेशली जिन्होंने घर में रखे हैं या उन्होंने लकड़ी के शेड बनाए हुए, पट्टे लगाए हुए। लकड़ी के जो पट्टे हैं वो आप कोई भी लकड़ी लगा लें, वो तकरीबन 6 महीने में वो ख़राब हो जाती हैं, वो फूल जाती हैं जी जी। उस पर बार बार इनका पेशाब लगने से या जो हम इनको पानी देते हैं वो लगने से जो लकड़ी की जो पोजीशन है वो सारी ख़राब हो जाती है, उसमें सुराख हो जाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो ब्लड पैरासाइट्स आते हैं या कोई ऐसे इनमें पैरासाइट्स हो कि वो इनका खून चूसते हैं, जिनकी वजह से इनमें बीमारियाँ पैदा होती हैं। और जो लकड़ी के पैलेट्स है, ये जो प्लास्टिक के पैलेट्स हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, 20 ईयर प्लस ये आराम से चल जाती हैं। दूसरा, आप इसको सुबह दोपहर शाम पानी से धोए, सर्फ से धोए, शैम्पू से धोए, किसी भी एंटी जर्म स्प्रे से धोए, इसमें कोई मसला नहीं आता, इसमें कोई सुराख नहीं होते, इसमें कोई आपके पैरासाइट्स, किसी भी लेवल के पैरासाइट्स जो है वो इसमें ना तो अपना घर तामीर कर सकते हैं, ना वो आप देख सकते हैं, ये आपने वीडियो में दिखाया भी है और नाजरीन देख भी रहे हैं कि ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। मतलब ये आपके बहुत आराम से इस पर आपकी फार्मिंग भी हो जाती है। स्पेशली सर्दियों में जब 5-5 दिन 10-10 दिन थ्रू आउट बारिशें होती है, उन दिनों में बहुत ज़्यादा इशू होता है। लकड़ी के जो पट्टे वो गीले हो जाए एक बार तो वो सूखने का नाम नहीं लेते हैं, और ये गीले हो जाए तो राइट अवे सूख भी जाते हैं, और अव्वल तो ये गीले होते ही नहीं है। ठीक है।
अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप जो ये आपने पैलेट्स डाले हुए हैं, इनकी सफाई वगैरह वो नहीं करते, वो खुद ब खुद साफ हो जाते हैं जब ऊपर से वो जानवर जो हैं वो चलते हैं तो वो खुद ब खुद हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जी। वो यही है कि ऊपर से आपको किसी किस्म की सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इनकी जो भी मैंगनियाँ होती हैं इसमें इतना स्पेस है बीच में कि सारी मैंगनियाँ और पेशाब ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। किसी किस्म की सफाई आप पूरे साल में भी बेशक ऊपर झाड़ू भी ना पेरे, ब्रश भी ना पेरे, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो इसके नीचे हैं, नीचे लाजमी सफाई चाहिए। हर 3 दिन बाद गर्मियों में आपने सफाई करनी है। वैसे तो बेहतर ये है अगर आपके पास एक लिमिटेड लेवल पे आप काम कर रहे हैं, स्पेशली रूफ टॉप पे, घर के छत पे कर रहे हैं, शहर के अंदर कंजस्टेड एरिया में कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्मेल का इशू होता है, लोग कंप्लेंट करते हैं आगे पीछे करो वाले। जी जी। तो बेहतर ये है कि आप वहाँ पे डेली बेसिस पे सफाई करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कमर्शियल लेवल पे जब आप बड़े लेवल पे शेड की तरफ जाते हैं, जिस तरह ये हमारा शेड बना हुआ है, ये तकरीबन 12 फुट बाई 50 फुट का भी हमने बनाया है। वैसे हमने पूरा बनाना है 80 फुट बाई 40 फुट। ये जो शेड है ये पूरा हमने एलिवेटेड करना है और उसी पे हम ये काम भी कर रहे हैं। ये अभी जो हमारा शेड है ये इनकम्प्लीट है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें ऑटो वाटर ड्रिंकर लगने हैं, इसमें इनकी कुलिया फीड वाली बाहर से लगनी है। ये जब पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप एक और वीडियो में आप नाज़रीन को दिखाएंगे तो उन्हें फिर सही से आइडिया मज़ीद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने ये जो अपनी 12 बाई 50 का बताया शेड, इसमें कितने इजीली जो बकरियां जो वो रखी जा सकती हैं? इसमें तकरीबन 70 एनिमल जो हैं, बड़े जानवर, 2, 4, 6, 8 दांत, बकरिया हो या दुम्बिया हो या बकरे हो या दुम्बे हो, चतरे, जो भी आप रखना चाहते हैं, 70 इजीली आप रख सकते हैं, जिसमें इनको आगे पीछे फिरने की जगह भी अवेलेबल हो जाती है और ये अपनी फीडिंग भी कर सकते हैं और आपको ब्रीडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, बताइएगा कि आप इनको बाहर चराई के लिए भी निकाल रहे हैं, अपने बाहर भी इनके लिए अलहदा से सेपरेशन की हुई है, इसका क्या मकसद है कि अलहदा बाहर भी इनको अलहदा से निकालते हैं या फिर इकट्ठे ही जो है वो बाहर निकाल लेते हैं? नहीं, बाहर जो हमने पार्टीशन की है, बाहर पार्टीशन का मकसद बेसिकली ये था कि जिस टाइम हमने ये वाला शेड नहीं बनाया था, क्योंकि ये असल में पैलेट्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये चाइना से इंपोर्ट होते हैं, तो शुरू में हम इनको नीचे ही रखते रहे इस शेड के अंदर। तो रात को या दिन को जिस टाइम हम अंदर रखते थे, और बाहर पार्टीशन का मकसद ये था कि जो मेल है हम उनको सेपरेट रखें, जो फीमेल है उनको सेपरेट रखें, जो बच्चे हैं उनको हम सेपरेट रखें। और वही कंसेप्ट अब हम अंदर इसी शेड के अंदर जो जितनी भी हम फ्लोरिंग कर रहे हैं, एलिवेटेड जो हम बना रहे हैं, उस चीज़ को वही कंसेप्ट जो बाहर हमने किया है। क्योंकि इनके साथ आपकी वैसे ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर एक अलग से सेटअप बनाएं, फिर अंदर से अपने अलग सेटअप बनाना है। 24/7 आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन देखिए, कमर्शियल लेवल पे जितनी भी फार्मिंग हो रही है उसमें चराई करवाना लाजमी है। जी जी। क्योंकि स्टॉल फीडिंग पे आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब आपके पास अपनी ज़मीन हो या ठेके पे ज़मीन हो, ठेके की ज़मीन हो या अपनी ज़मीन हो, उस पर आपने अपना लूसन लगाया है, अपना रोड ग्रास लगाया है, कोई ऐसी फसल लगाई है जिसके आप ज़्यादा कट्स ले सकते हैं। और अपनी ज़मीन से जब आप कटाई करें और उनको खिलाएं तो आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंस है, वो बहुत माइनर सा आ जाता है। लेकिन जब आपके पास ज़मीनें अवेलेबल ना हो तो फिर आपने मजबूरी में, कमर्शियल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर बाहर आपने लाजमी चराई करवानी है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि एक जानवर के ऊपर आपका डेली का कितना एक्सपेंस आ रहा है? देखिए, पिछले 10 दिनों से, अभी चूँकि जिस तरह आज 2 अगस्त है, 2 अगस्त 2022 है जी, और मौसम ऐसे है कि पूरे पाकिस्तान में बारिशों का निज़ाम है, मानसून के महीने चल रहे हैं, तो पिछले तकरीबन 10 दिनों से हम इनको बाहर चराई पे लेके जा रहे हैं। ये तकरीबन 100 एनिमल है हमारे पास, 100 जानवर है टोटल, छोटे बड़े मिला के। तो ये 10 दिनों में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 रुपये का ख़र्चा नहीं आया। ये जो 10 दिन जब से हम चराई पे इनको बाहर निकाल रहे हैं, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब सब्ज़ा नहीं होता तो जो हमारे पास बड़े ब्रीडर हैं, मादिया हो या नर हो, उन पे तकरीबन, चूँकि हम मेन इस्लामाबाद शहर के अंदर है, कमसेट्स यूनिवर्सिटी के बहुत करीब, तो यहाँ पे सारा कुछ काफ़ी महंगा है बिग सिटीज़ की वजह से। तो तकरीबन 220 से लेकर 250 रुपये पर एनिमल हमारा एक्सपेंस आ रहा है, अगर हम इनको स्टॉल फीडिंग पे सारा कुछ मार्केट से ख़रीद के डालें। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो चराई की तरफ जा रहे हैं। चराई सबसे बेस्ट है। ठीक है, उस पर आपका एक्सपेंस जो है बिल्कुल नहीं आ रहा, ज़ीरो है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जो जितने भी आपके पास जानवर रखे हुए हैं, इसमें कौन कौन सी नस्ल के जानवर आपके पास? हमारे पास बकरियों में जो ब्रीड है वो दायरा दीन पनाह की ब्रीड है। इसको लामोचड़ भी बोलते हैं, इसको DDP भी बोलते हैं। ये बेसिकली मुल्तान, कोट अद्दू, दायरा दीन पनाह वाली साइड पे ये ब्रीड पाई जाती है, लेकिन बहुत रेयर है अब।
और इसमें यह है कि दूध की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है इस ब्रीड में। दूध में इसमें कोई सानी नहीं है। असल में लोग बीतल की तरफ जा रहे हैं। बीतल बहुत अच्छी ब्रीड है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि बीतल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। जी जी, मतलब उसकी कीमतें खरीद एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है। जो थोड़ी बहुत दूध वाली बकरी, अच्छी बकरी है, वो फिर ज़्यादा पैसे में लोग देते हैं। और दूसरी जो हमारे पास है दुम्बों की ब्रीड है, तुर्की दुम्बे हमारे पास, उसमें हमारे पास मादिया भी हैं, उनके बच्चे भी है। बेसिकली हमारा जो ब्रीडिंग सेटअप है वो तुर्की दुम्बों का है और डीडीपी जो बकरियां हैं उनका है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपने ये जो सारा सेटअप लगाया है, इस मतलब कितनी देर से आप ये सारा काम कर रहे हैं? देखिए ओवरऑल तो हमें हो गए तकरीबन 8 साल, लेकिन इसको जो हमने मॉडर्नाइज़ किया है, ये पहले हमने कुछ पैलेट्स मंगवाए थे। 1.5 साल हमने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनको हमने चेक किया, उनकी हमने कंपैरिजन की लकड़ी के पट्टों के साथ, और गर्मी, सर्दी, हिज़ा, बहार, सारे मौसम हमने चेक किए उसमें। तो उसके बाद मज़ीद ये हमने मंगवाए। तो अभी जो मौके पे 12 बाय 50 का हमने शेड बनाया, इसको तकरीबन कोई 4-5 महीने हो चुके हैं और अभी हम कंस्ट्रक्शन फेज़ में है। स्टिल अभी हम कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये जो आपने 12 बाई 50 का शेड है, इसके ऊपर एक्सपेंस आपके कितने आ गए हैं टोटल? देखिए इसमें एक्सपेंस डिपेंड करता है कि इसमें आप कौन से पैलेट्स यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 2 साइज़ है जो अवेलेबल है। 2 फुट बाय 2 फुट भी अवेलेबल है और 3.25 फुट बाय 2.25 फुट भी अवेलेबल है। तो जो लोहे का हमारा जितना भी काम हुआ है, नीचे जितना भी पाइप्स और सरिया वगैरह लगा है लोहे का, ऊपर जो पार्टीशनें हुई है, इस पे तकरीबन 12 बाय 50 का हमारा एक्सपेंस आया है तकरीबन 1,80,000 से लेकर 2 लाख रुपए। जो इसका फ्रेम बना है, जो बेस बना है बेसिकली, और नीचे जो इनके लेग्स बने, और जो इनके पैलेट्स हैं ऊपर वाले, ये तकरीबन बने हैं आलमोस्ट 8-9 लाख रुपए के 12 बाय 50 पे, जिस पे आप 70 एनिमल ईजीली रख सकते हैं उसमें। यानी कि टोटल आपका शेड का जो अखराजात है वो तकरीबन 10 लाख के करीब होगा। 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा। 10 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है शेड। बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि इससे कम पैसों में भी शेड तैयार किया जा सकता है? नहीं, देखें, अगर तो हमारे पाकिस्तान में एक मसला है कि जो प्लास्टिक फ्लोरिंग है, जो प्लास्टिक पैलेट्स है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जी जी। पाकिस्तान में लोकल इसको कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, और इसी वजह से हमें चाइना से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। अब चाइना में तो ये पैलेट इंतहाई सस्ता है। जो 2 फुट बाय 2 फुट है, चाइना में आपको 1,000-1,200 रुपये का मिलता है। पाकिस्तान पहुँचते वो ठीक ठाक महंगा पड़ जाता है। जी जी। इसी तरह जो 3.25 फुट बाय 2.25 फुट है, वो चाइना में 1,600-1,700 रुपये का, या मैक्सिमम 1,800 रुपये का है। लेकिन पाकिस्तान पहुँचते ये महंगा पड़ जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये एक कंटेनर में जो लोग काम करते हैं इंपोर्ट का, उन्हें आइडिया है, जहाँ पे एक कंटेनर में 70 CBM या मतलब 30,000 पैलेट्स आने चाहिए थे, वहाँ पे ये सिर्फ 2800 पीस आते हैं। 12 CBM का माल आता है, क्योंकि इनका हुजम ज़्यादा है। जी जी। वेट कम है, हुजम ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। लेकिन अगर ये एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इस पे आप कंपैरिजन करें लकड़ी के पट्टों के साथ, तो जहाँ पे लकड़ी के पट्टे आप लेट सपोज 1,000 रुपये का एक पट्टा आप लेते हैं, 6 महीने या साल बाद आप वो चेंज करते हैं, ख़राब हो जाता है, तो उसकी जगह पे अगर ये आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपका 20 साल तो कहीं नहीं गया। 20 साल आपका आराम से चल जाता है। तो वो अगर वो पैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें पर ईयर पर एनिमल अगर आप 70 एनिमल इसमें रख रहे हैं और उस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 20 सालों पे, तो ये आपका तकरीबन 300 से लेके 400 रुपये पर एनिमल का सालाना शेड का खर्चा आ रहा है। शेड का जो, हाँ, जो आपने शेड के ऊपर कंस्ट्रक्शन की है, वो अगर आप अपने जानवरों में से पैसे निकालते हैं, तो वो उसका तरीकाकार ये है कि 20 साल पे आप डिवाइड करें, 300 से 400 रुपये आपके सालाना उसके एक जानवर के ऊपर, सिर्फ जो आपने उनको रिहाइश दी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जी, तो उस पर आपका इतना ही खर्चा आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि मैंने आपके फार्म पे देखा है मेडिसिन तो पड़ी हुई हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ आपने कुछ देसी मेडिसिन हैं वो भी रखी हुई हैं, तो क्या ये इनके लिए ज़रूरी है और कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं इनको? देखिए, मेडिसिन तो तभी दी जाती है जब इनमें कोई मसला हो। जो देसी मेडिसिन हमारे पास पड़ी है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें सर्दी से बचाने वाली हैं। कावे शावे जिसमें हम बनाते हैं, वो जब सर्दियों में शदीद सर्दी हो जाती है, कोई मादी बच्चे दे जाए तो उनको उस टाइम कावा शावा पिलाना पड़ता है, या उनको कोई हल्की पुल्की खांसी हो जाए। बाकी नॉर्मली इनकी वैक्सीन वगैरह हम करते हैं।
जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है जानवरों में वो PPR है। PPR की वैक्सीन हम करते हैं, ETB की वैक्सीन हम करते हैं। ये मेन 2 वैक्सीन ही ज़्यादा होती है, बाकी तकरीबन जो इसमें मुंह वाली वैक्सीन होती है वो हो जाती है। इसके अलावा कोई इस तरह रेगुलर मेडिकेशन यूज़ नहीं करते हम लोग। सिर्फ DCP मिनरल जो है वो रेगुलर बेसिस पे जब हम स्टॉल फीडिंग पे इनको रखते हैं तो स्टॉल फीडिंग में हम इनको लाजमी तौर पे DCP मिनरल्स ये लाजमी हम देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने अपना जो शेड तमीर किया इसमें आपने कैमरे भी लगाए हैं हर तरफ, तो क्या ये अगर आप कमर्शियल लेवल पे मॉडर्न फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें लगाना ज़रूरी है? देखिए, कैमरे लाजमी चीज़ है। आप कहीं पे भी बैठे हो, आप ख़ुद काम कर रहे हैं, आपके भाई आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके लेबर आपके साथ काम कर रहे हैं, एक तो आपको थोड़ा सा सेफ़ फील होता है जी। आपकी सेफ्टी जो है वो मैटर करती है, क्योंकि जब आप एक छोटे से लेवल पे घर पे आप बकरियां पालते, जानवर पालते, तो उसमें तो आपको इशू नहीं होता, किसी भी सेफ्टी के लिहाज से आपको इशू कोई नहीं होता, क्योंकि एक 4 दीवारी में आपकी पूरी फैमिली होती है, वहाँ पे कोई आपसे कोई चीज़ नहीं चुरा सकता। ऐसा ही है। लेकिन जब आप कमर्शियल लेवल पे थोड़ा सा साइड पे करके करते हैं तो उसमें बड़े लेवल पे जब आप काम करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो आपने अपने लिए एक मेजर करना है वो सिक्योरिटी का करना होता है। तो उसमें बेहतर ये कि तो आपको पता चलता है कि आपके फार्म पे क्या हो रहा है, 24 घंटे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, तो वो लाजमी कैमरे मेरी नज़र में कम से कम कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अभी अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करे तो क्या ये जो आप प्लास्टिक के बता रहे हैं पैलेट्स, ये मिल सकते हैं, या फिर ब्रीड्स में आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को? प्लास्टिक फ्लोरिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, 2 साइज़ है, 2 फुट बाय 2 फुट, 3.25 फुट बाय 2.25 फुट। इसके अलावा हमारे पास ऑटो ड्रिंकर भी अवेलेबल है जो सबसे अच्छी क्वालिटी में है, लोहे पीतल पाइप के साथ है वो। इसके अलावा हमारे पास फीडर, इनकी जो कुल्लियाँ होती हैं 3 फुट और 6 फुट वाली, वो भी अवेलेबल है, वो भी प्लास्टिक फ़ाइबर में है। और इसके अलावा हमारे पास इनके लिए बच्चों को फ़ीड करवाने के लिए मिल्क फ़ीड के लिए निपल आते हैं, जो आप किसी भी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल के साथ आप अटैच करते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रीडों की जहाँ तक बात है तो ब्रीडों में हम तुर्की जो शीप है इसकी प्योर ब्रीड है हमारे पास, ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।